Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Prerna Kathuria. Here we will be teaching class 9, 10 science and 11, 12 physics. In this video, we are having a crash course for class 10th. First lecture was live yesterday and the second lecture on metals and non-metals is going to be live today. So let's start. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबसे पहले मेटल्स की. मेटल्स होते क्या है? मेटल्स की जर्नल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लशरस है मेटल मीन्स शाइनी है, हार्ड है, जनरली बहुत हार्ड होते हैं, मेलिएबल है मतलब इनको हम इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल है मीन्स इसको हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पहले ये चार प्रॉपर्टीज़ तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि लशरस है, हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. और डेंसिटी इनकी हाई है मीन्स गाढ़े ज़्यादा होते हैं और हार्ड भी ये ज़्यादा होते हैं. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे हैव. ओके, अब आ गए पहले हम नॉन मेटल पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं. नॉन मेटल्स नॉन लशरस होंगे, शाइनी नहीं होंगे, ब्रिटल होंगे मीन्स इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नॉन डक्टाइल है मीन्स इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. पुअर कंडक्टर है मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं ही होने देंगे. लो डेंसिटी मीन्स गाढ़े कम होंगे एज कम्पेयर टू मेटल्स. लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी है. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो का मतलब है कि बहुत ईजिली पिघल भी जाएंगे और बहुत ईजिली मेल्ट भी हो जाएंगे और बॉयल भी हो ही जाएंगे मेटल्स के कंपैरिजन में. ठीक है, अब देखो अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही. तो हम देखते हैं सोडियम और पोटाशियम का जो है वो है तो मेटल्स बट ये जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं. मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं लेकिन ये दोनों बहुत सॉफ्ट हैं कि हम इनको ईजिली नाइफ से भी कट कर पाएंगे. मरकरी है तो मेटल Hg मेटल है लेकिन अकेला ऐसा मेटल है जो कि बहुत लिक्विड होगा हमारे रूम टेम्परेचर पे भी. आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन लशरस है. अकेला ऐसा नॉन मेटल जो कि शाइनी होगा, जो कि लशरस होगा. ठीक है, डायमंड नॉन मेटल है लेकिन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. नॉन मेटल होते हुए भी सबसे हार्ड है क्योंकि नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये दिखाते हैं कि वो लशरस नहीं है और वो हार्ड नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट है और वो ब्रिटल है ना. ग्रेफाइट अकेला नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से कंडक्ट करने देगा. हीट को तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को करने देगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और जो कि इसके पास इजीली अवेलेबल होते हैं. ठीक है ना. अब देखो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर लाइक रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अगर हम इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल्स को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो बनेगा मेटल ऑक्साइड. जैसे कि एग्जांपल दूँ तो 2Mg के रिबन्स को अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगी O2 के साथ तो बनेगा मेरा 2MgO. ठीक है, तो ये है बेसिक ऑक्साइड. जो हमारी मेटल की ऑक्साइड होगी वो एसिडिक नहीं, वो बेसिक इन नेचर होती है. ये बहुत अच्छे से याद रखना कि मेटल की ऑक्साइड जो है वो बेसिक होगी, तो नॉन मेटल्स की याद रखना एसिडिक होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. नेचर क्या है मेटल ऑक्साइड का? सम आर एम्फोटेरिक. मेटल्स की ऑक्साइड जो जनरली है वो बेसिक होती है लेकिन कुछ जो एम्फोटेरिक भी होते हैं मीन्स ये बोथ एसिडिक एंड बेसिस होंगे और बोथ एसिड और बेसिस से रिएक्ट कर लेगा. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल Al2O3 और ZnO, ये दोनों बहुत ही अच्छे से स्टार मार्क करके ध्यान रखना कि मेटल के ऑक्साइड्स में ये एम्फोटेरिक होंगे मीन्स एसिड और बेस दोनों के साथ ही इजिली रिएक्ट हो सकते हैं. अब देखो एयर के साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे. एयर में पोटाशियम और सोडियम जो है बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, शायद आग वाग भी लग जाती है. इसीलिए हम नॉर्मली हवा में या नॉर्मली इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम इसे स्टोर करेंगे केरोसिन ऑयल में ताकि इसके साथ रिएक्शन ना हो. अब देखो Mg को अगर तुम आग लगाते हो Mg बर्न करेगा. Mg एयर के कांटेक्ट में आते ही, नॉर्मल कांटेक्ट में आते ही ये वाइट ब्राइट बिल्कुल तेज सी वाइट सी ब्राइट जो होगी फ्यूम्स में, ब्राइट वाइट फ्यूम्स में आग लग जाती है वाइट कलर की इसमें. ओके, जो आयरन होगा अगर वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो रस्ट बनेगा, फॉर्म्स रस्ट विद मॉइस्ट एयर. हल्की सी नमी वाली हवा के साथ वो बहुत ज़्यादा रस्ट मीन्स हमारा जंग लग जाएगा आयरन पे, जो कि तुम्हें पता है कूलर वगैरह में जनरली लग जाता है मानसून सीजन में. अब देखो कॉपर में फॉर्म्स ग्रीन कोटिंग. कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से हरी सी कोटिंग बना देते हैं, ग्रीन लेयर बन जाती है जो कि बड़ी गंदी दिखती है. तो इसे हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड होता है. ये एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि मेटल में लग रहा है ऑब्वियसली, एंड ये कॉपर कार्बोनेट इसका नाम होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ठीक है, अब देखो वाटर के साथ मेटल क्या रिएक्ट कर रहे हैं. वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो होता है सोडियम और पोटाशियम. ये बहुत वॉयलेंटली, बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, पानी में भी आग लगाने की क्षमता होती है इनकी, है ना. अब देखो 2Na
प्लस 2H2O, ठीक है। Na और H2O को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये 2NaOH बन जाएगा और H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी एयर में, ठीक है। अब देखो Mg रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, जो आयरन रिएक्ट करेगा वो स्टीम के साथ करेगा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि Mg हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और Mg रिएक्ट कर रही है हमारी स्टीम के साथ। अब देखो स्टीम के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, 3Fe4H2O, तो Fe3O4 बन रहा है, मीन्स Fe आयरन ऑक्साइड बन रही है, ठीक है, और 4H2 हमारी इवॉल्व हो रही है। अब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों जो है नॉन रिएक्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं और सेम ये तीनों पानी के साथ भी हमारे रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ क्या रिएक्शन शो हो रही है, मेटल्स और प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से पहली बात तो होता क्या है, देख लो कि अगर मैं इतना बड़ा बीकर लूँ और उसमें इतना सा मैं एसिड डालूँ, बाकी सारा मैं पानी डालूँ, तो ये होगी मेरी डाइल्यूशन की, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मिक्स किया है बहुत थोड़ी सी कोई चीज़ लेकर। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा एसिड ही है, पानी बहुत कम है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मेरी ज़्यादा है, ठीक है। अब मेटल्स और डाइल्यूट एसिड लूँगी तो सॉल्ट बनेगा और H2 गैस मेरी इवॉल्व हो जाएगी, जैसे कि Zn प्लस 2HCl, तो ये बना मेरा ZnCl2 और मेरी H2 गैस हो गई है इवॉल्व। मेटल्स दैट डू नॉट गिव H2 गैस बहुत सारे मेटल्स नहीं देते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद भी, जैसे कि हो गए कॉपर, Ag और Au, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है एसिड्स के साथ, ठीक है, मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो बहुत कम वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, बेसिकली ओवर पावर कर देंगे कि भाई तेरी तो क्या ही वैल्यू है, मैं तेरे से ज़्यादा रिएक्शन कर सकता हूँ और तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो अपनी पावर दिखा रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो इसमें आ गया एक एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस है कि मान लो देखो जैसे दो दोस्त हैं, ये इनके बीच में अगर ये एक और दोस्त आ जाता है तो शायद ये इस वाले को ले जाएगा अपने साथ, मींस इसने इसको अकेला छोड़ दिया एंड ये अपने साथ उसको ले गया, क्योंकि मतलब ये इनकी दोस्ती में ज़्यादा ओवर पावर कर गया एंड ज़्यादा पावरफुल कहला गया, है ना। तो ऐसे ही आयरन और कॉपर सल्फेट का अगर हम SCOSO4 का देखें तो ये फिर आयरन सल्फेट बन जाता है और ये कॉपर को अकेला छोड़ देता है, मीन्स Fe ने डिस्प्लेस किया है हमारे कॉपर को। हाँ जी, तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके स्टार्टिंग में जो है ये पोटाशियम और सोडियम ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के स्टार्टिंग में है। उसके बाद हमारा आ जाता है आयरन, फिर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम वगैरह, ठीक है। ये अब देखोगे तो तुम मतलब टॉप मेटल्स जो है हाईली रिएक्टिव हैं, बॉटम मेटल्स बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट ये नहीं कर रहे हैं, बेसिकली नोबल मेटल्स हैं। अब स्टार्टिंग वाले और मिडल वाला याद रखना कि आयरन है और लास्ट वाले तो वैसे ही तुम्हें सिल्वर, गोल्ड वगैरह याद हो ही जाएंगे। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स के मेटल्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मिनरल्स हैं अगर देखूँ तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, बहुत ही नेचुरल, हमें माइनिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत करके ही इजीली मिल जाते हैं। मेटल कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड मिक्सचर्स एंड ऑल दैट में इजीली हमें मिल जाएंगे मिनरल्स। अब देखो ओर्स, अगर मैं ओर्स की बात करूँ, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ओर्स बहुत सारा इकट्ठा कंपाउंड्स का गठन होता है, लेकिन ओर्स मिनरल्स से इसीलिए अलग है क्योंकि मिनरल्स में हो सकता है कि गोल्ड, सिल्वर हमारे जो प्रॉफिटेबल, जिनको हम बहुत ही हायर अमाउंट्स में बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, डिपेंड करता है। लेकिन ओर्स में हम क्लासीफाई उन चीज़ों को करें जहाँ से हम अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं, मीन्स हमारा प्रॉफिटेबल हम मेटल्स वगैरह को बेच सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसमें आ गया ब्यूनाइट, मतलब जिसमें एल्यूमिनियम है, हेमेटाइट जिसमें कि हमारा आयरन है, क्यूपराइट जिसमें हमारा कॉपर है, ओके। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तीन अलग अलग हमारे कुछ ये अलग से हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हो गया हमारे लो रिएक्टिव, जिसमें आ गया सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। मिडल रिएक्टिव बहुत जो कम रिएक्टिव है, मतलब एटलीस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स लो से तो ज़्यादा ही है पर हाई से थोड़ा कम है, जैसे कि आ गया Zn, आयरन, लेड और कॉपर। हाईली रिएक्टिव आ गए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ओके। तो अब देखो जो लो रिएक्टिव है मतलब वो फ्री स्टेट में हमें नॉर्मली पत्थर वगैरह में इजीली थोड़ा बहुत नीचे ज़मीन के नीचे में अवेलेबल होते हैं, इसे हमें कुछ खास नहीं करना, थोड़ी बहुत रिफाइनिंग करनी होती है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करनी होती है, बेशक मुझे फिजिकली मेथड से हाथ से या थोड़ा बहुत मशीन से कर सकते हैं, हमें केमिकल एक्सपोजर नहीं करना है हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स पे, ओके। क्योंकि लो रिएक्टिव पे अगर हम कोई भी केमिकल एक्सपोजर करेंगे तो वो शायद उसको डिस्प्लेस करके कुछ
कुछ भी और कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। मिडल रिएक्टिव देखोगे तो उसमें ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में या कार्बोनेट्स में कुछ ऐसी ऐसी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है हमें, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ओर्स, बहुत सारे ओर्स में कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, बहुत सारे कंपाउंड मिक्स। तो सबसे पहले तो हम इसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं। अब उसके बाद इम्प्योरिटीज हटाने के बाद हमें ओर टू ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, कि ओर को हम एक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सल्फाइड को हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है कि सल्फाइड में और कार्बोनेट वाले इसमें क्या डिफरेंस है, मैं भी करवाऊंगी, ठीक है। सल्फाइड को सबसे पहले हम रोस्ट करते हैं, कार्बोनेट को कैल्सिनाइड करेंगे। उसके बाद जब ये ऑक्साइड्स बन गए हैं, ऑक्साइड को फिर हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है। अब इसको CO के साथ अगर मैं रिएक्ट करूँ तो देखो मेरे को आयरन अलग से मिल गया और ये CO2 अलग से इवॉल्व हो गई है, तो इट इज रिफाइनिंग। अब हमारे मिडिल रिएक्टिविटी वालों को हम ऐसे रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाई रिएक्टिव वालों को अगर मैं देखूंगी मेटल्स को, तो तुम कैसे करोगे कि एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होती है कि मान लो देखो बीकर लिया मैंने, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइट रोड्स लगाई, वायर्स लगाई, ये मैंने करंट लगाया और यहाँ से ये वायर्स को मैंने दोनों को अटैच किया। अब यहाँ से अगर मैं कुछ सॉल्यूशन इसमें डाल रही हूँ, मान लो K2SO4 वगैरह का कुछ भी डाला, समथिंग व्हाटसएवर, तो अगर मुझे इसको अलग से मतलब रिफाइनिंग करनी है कि मुझे अलग से मेटल चाहिए, तो ये हो सकता है करंट वगैरह लगने से, हो सकता है क्या ऐसा ही होता है, करंट वगैरह पास होने से ये एक चीज़ यहाँ अलग से इकट्ठी हो जाएगी और बाकी जो है शायद नीचे इकट्ठा हो जाएगा या दूसरी रोड पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई चीज़ रिफाइन हो रही है, कोई चीज़ टूट रही है एंड अलग अलग हमारा बट रही है, ओके। बिकॉज दे आर टू रिएक्टिव टू बी रिड्यूस्ड केमिकली, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है तो केमिकली इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोरोजन, कोरोजन क्या है, स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे द मेटल्स। बहुत स्लो प्रोसेस है मेटल्स को धीरे धीरे करके खत्म होना या खराब होने का, ठीक है। ड्यू टू रिएक्शन ऑफ, किस रिएक्शन की वजह से हो रहा है, एयर, मॉइस्चर एंड एसिड वगैरह के रिएक्शन से। अब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास, बेसिकली 3 एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, और द थर्ड इज ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जो कि हमारी चांदी वगैरह पे कालस जम जाती है। या कालस एक्चुअली वो एक एयर और मॉइस्चर की वजह से ऑक्साइड रिएक्शन होती है, सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन, ठीक है। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की कंडीशंस क्या है, हमारी कंडीशन है इसकी एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर, थोड़ा सा हवा है और नमी है, स्पेशली मॉनसून सीजन में ये ज़्यादा होती है। अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंट कर सकते हो, ऑयल कर सकते हो, थोड़ी बहुत ग्रीसिंग वगैरह लगा सकते हो, उससे ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी खत्म हो सकती हैं। एंड अब देखो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होती है जिंक की कोटिंग। ये गैल्वेनाइजेशन वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जिंक की कोटिंग अगर किसी भी चीज़ से हम कर देते हैं तो वो भी हमारी प्रिवेंट होती है उस चीज़ से, मतलब कोरोजन से, ओके। अब देखो एलॉइंग, एलॉइंग होता है कि एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को जब हम इकट्ठे मिक्स करते हैं, जैसे कॉपर और जिंक को करना है, या फिर स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमें लेड, आयरन एंड ब्रास वगैरह, जो भी बहुत सारी चीज़ें को जब मिक्स करते हैं तो उससे हमें एलॉय बनता है। क्यों बना रहे हैं एलॉय, अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कि एक हमारी जो नॉर्मल लेयर है जिस पे हमें डर है कि कोरोजन हो जाएगा, उस पर हम एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी भी और चीज़ की, सिल्वर की, गोल्ड की या फिर एल्यूमिनियम की, जो भी, ताकि अगर कोरोजन हो भी तो पहले इस लेयर पे हो रादर देन एकदम से इस लेयर पे होना, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, स्लो हो जाता है एक प्रोसेस उससे, ओके। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल इस पॉइंट तक किसी को भी डाउट होगा, ये चैप्टर बहुत इजी है और इस चैप्टर को बस ढंग से पढ़ोगे, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते जाओ। क्वेश्चंस जो दूंगी एक बार उनको अपने हाथ से भी सॉल्व कर लेना, तुम्हें चैप्टर डनाडन हो जाएगा मस्त एकदम, ठीक है। अब देखो आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है। आयनिक कंपाउंड होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल जब दोनों इकट्ठे एक बॉन्ड बनाते हैं तो कहते हैं ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बॉन्डिंग वाले रिश्ते को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हार्ड और ब्रिटल, मीन्स बहुत हार्ड होगा लेकिन ब्रिटल होगा कि हम उसे इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हमारे वायर्स और शीट्स में, ठीक है ना। अब देखो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि साथ में मेटल्स इंक्लूड हो रहे हैं। कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का एक खास रूल है कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ओनली इन मॉल्टन एंड लिक्विड स्टेट की, मॉल्टन या एक्वड स्टेट की, या तो मैंने उस मेटल मतलब जो भी हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा,
उसको या तो फिर मैंने डाल दिया हो पानी में, ठीक है, या तो वो पिघला दिया हो, पिघला हुआ हो या पानी में डाला हो, सिर्फ इन दो स्टेट में ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस टाइम पे जो इसके आयंस है वो फ्रीली अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने देने के लिए। अब देखो एलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, दो या दो से ज़्यादा या एक मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से जो चीज़ बनती है वो है एलॉय। बना क्यों रहे हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, हार्डनेस अच्छी हो और कोरोजन ना लगे, मीन्स जंग वंग ना लगे, इस पर खराब ना हो और अपीयरेंस में सुंदर दिखे। जैसे कि इसके 4 एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ब्रास होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का मिक्सचर, एसएन मतलब टिन होता है, सोल्डर होता है टिन और लेड का मिक्सचर, ये लेड है ये टिन है, स्टेनलेस स्टील होता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल, इन चारों के मिक्सचर को हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिनकी हम ये ग्लास वगैरह बाल्टी वगैरह भी यूज़ करते हैं, दिस इज स्टेनलेस स्टील्स। ओके, अब देखो, अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि कार्बन को हम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊँ तो ये बना CO2, CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल जो ये है इसकी ऑक्साइड क्या बनेगी, एसिडिक ऑक्साइड है, हमें पता है क्योंकि जो मेटल्स के होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अब जो नेचर है वही मेटल ऑक्साइड्स के, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के सॉरी, ये है मोस्टली एसिडिक और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। वाटर के साथ ये कुछ खास रिएक्ट करता नहीं है, जनरली नहीं रिएक्ट करेंगे, एसिडिक के साथ भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बेसिस के साथ देखो, ये नॉन मेटल्स जो हैं जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वैसे नहीं करेगा, करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। देखो Cl2 + 2NaOH, इसको अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगी तो ये बनेगा हमारा NaCl + NaOCl प्लस जो बचा वो हमारा पानी हो गया है। अब देखो यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिक जो यूज़ है एनसीईआरटी के जो डायरेक्ट पॉइंटर्स है मैंने वही उठाए हुए। मेटल्स को यूज़ करेंगे मशीनरी में, ट्रांसपोर्ट में, कुकिंग यूटेंसिल्स मैंने बताया भी, स्टेनलेस स्टील वगैरह, ठीक है, वायर्स में, बिल्डिंग्स में वगैरह हम यूज़ करते हैं मेटल्स को। अब नॉन मेटल्स को यूज़ क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स में, वाटर प्योरिफिकेशन में हम क्लोरीन को यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीन वाटर से पानी थोड़ा क्लीन ज़्यादा होता है और उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते क्योंकि स्टैगनेंट वाटर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल्स वगैरह, है ना। मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं हम नॉन मेटल्स को, फ्यूल में यूज़ कर रहे हैं कार्बन एंड सल्फर। Now the theory of this chapter is completely done and we are very much done with the theory. So yes guys, mark your attendance, जल्दी से जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करके आओ, राइट #day 2 completed। तो अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस, लेट मी काउंट 5 4 3 2 1 एंड या हो गई अटेंडेंस, जल्दी करो, लाइक करो, कमेंट करो और अब हम स्टार्ट करें इसके क्वेश्चंस। चलो जी आ जाओ, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए हैं, इसमें मैंने 1 2 3 4 मार्कर्स इंक्लूड किए हुए हैं, देख लो कैसे कैसे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद करके जाना, मेरे नोट्स को बिल्कुल घोट के पी जाओ और तुम्हें और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो इस टाइम पे गलती से मत उठाना क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बहुत सिंपल बात बताऊँ तो। नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन नहीं सॉरी मरकरी, आई एम सॉरी मरकरी, आयोडीन मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अकेला नॉन मेटल है जो कि लश्यरस होता है, सॉरी मरकरी है ना, नॉन मेटल जो कि लश्यरस है आयोडीन। राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट का क्या है केमिकल फॉर्मूला, बॉक्साइट एक ओर है जो कि जिसमें से हमें एल्यूमिनियम को हम निकालते हैं, तो बॉक्साइट Al2O3 और 2H2O, ये हमारा है बॉक्साइट का फॉर्मूला। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड विद व्हेन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी हमारी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। नेम अ मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट ऑफ नेचर, फ्री स्टेट में कहाँ मिल जाता है हमें, कुछ खास कंपाउंड के साथ मिक्सचर नहीं होता है, हम नॉर्मली उसको मतलब निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अगर तुम्हें वो लिखने हैं, नाम लिखने हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं AU एंड AG, ठीक है। सेकेंड मार्कर में आ जाएं तो वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव है और बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करता है एयर और मॉइस्चर के साथ, इसीलिए केरोसिन जो है प्रिवेंट इन कॉन्टैक्ट, केरोसिन एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में इसको नहीं आने देता है सोडियम को, ठीक है। अब कैल्शियम जो है वाटर में फ्लोट क्यों करता है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक विद कैल्शियम एंड मेक इट फ्लोट। कैल्शियम हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड मतलब एकदम से प्रोड्यूस करता है, रिएक्ट करता है जब
पानी के साथ, तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को कैल्शियम इकट्ठे होल्ड करके रखता है, स्टिक करके रखता है, इसीलिए उस पर फ्लोट करता है। ऐसा नहीं है कि वो हल्का है या जो भी, हाइड्रोजन गैस के साथ वो स्टिक करके रहता है कैल्शियम। ओके, जिंक ऑक्साइड को हेम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज जिंक कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, इसलिए जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। मैंने बताया भी था ZnO एंड Al2O3, ये जो दोनों हैं ये एम्फोटेरिक हैं। तो इसको एम्फोटेरिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एसिड और बेसिस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। मैंने करके भी दिखाया हुआ है, पहले एसिड लिया हुआ है, देखो पहले एसिड लिया हुआ है, उसके बाद फिर साथ में मैंने बेस लिया हुआ है और दोनों के साथ मैंने रिएक्ट करके दिखाया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में। ठीक है, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि कॉपर जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और डक्टाइल है, मीन्स कॉपर को हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इसलिए डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत अच्छे से शो हुई है। राइट डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे होमवर्क, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस अपने आप लिख लेना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग विद एन एग्जाम्पल। रोस्टिंग क्या है? इज अ हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, रोस्टिंग मतलब सल्फाइड की हम रोस्टिंग करते हैं और कार्बोनेट की हम कैल्सिनाइड करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर्स को हम हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा हवा में टू कन्वर्ट देम इन ऑक्साइड। रोस्टिंग इसलिए की जाती है सल्फाइड ओर्स की ताकि हम उसे ऑक्साइड बना सकें। देखो 2ZnS सल्फाइड, ठीक है, 3O2, तो 2ZnO जिंक ऑक्साइड बना दिया और SO2 को हमने अलग से निकाल दिया। सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है कि मतलब सल्फाइड प्रेजेंट है जब मेटल के साथ। वाई एल्यूमिनियम डजंट कोर easily? Aluminium forms a thin layer of oxide layer on its surface to prevent further corrosion. एल्यूमिनियम को बहुत easily corrosion क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बहुत ही, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये काफ़ी रिपीटेडली आता है, तो एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एल्यूमिनियम एक बहुत ही पतली सी ऑक्साइड अपने अंदर लेयर बना देता है Al2O3 की अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से ज़्यादा कोरोजन नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ख़राब नहीं होने देता है। ओके, इसलिए एल्यूमिनियम वगैरह की चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रही है। Write the balanced equations for iron heating with steam and zinc reacting with dilute HCl। हम कर सकते हैं, आयरन को अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्ट करवाऊँ 4H2 वाला, मैंने करवाया था, ये नोट्स में है मेरे क्वेश्चन, देखो। उसके बाद जिंक को रिएक्ट करते हैं हम डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय क्या होता है? एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का और नॉन मेटल का, और या मेटल और नॉन मेटल का। अब टू यूजेस क्या है एलॉयज के? एलॉयज का यूजेस क्या है? देखो, स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एलॉय बनाए इसलिए, और हमारे कोरोजन से हम इसे बचाना चाहते हैं। रेजिस्टेंट हमारे ज़्यादा है मेटल्स के कंपैरिजन में। अब 5 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है, देखो। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है मेटल्स की, अरेंज किया जाता है डिक्रीज्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। दैट्स इट। व्हाट इज, हाउ डज इट हेल्प अस? इट हेल्प अस कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होंगी प्रिडिक्ट करने में, और डिसाइड एक्सट्रैक्शन मेथड्स, एक्सट्रैक्शन मेथड्स बताने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद ही एक्सट्रैक्शन मेथड देखे थे कि किसका कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। हाँ देखो, अब ये कोरोजन से भी प्रिवेंट करती है हमें, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कौन सा हो सकता है, तो हम उसके ऊपर उसकी लेयर लगा के बचा सकते हैं उसे, ठीक है। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। देखो, अब अगर देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, अच्छा ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम, जो बीच वाले होते हैं कि एक तो हाई रिएक्टिव एक लो रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिविटी मतलब वाले जो हमारे जिंक वगैरह वाले होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं? पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर लिया, उसके बाद रोस्टिंग किया, कैल्सिनेशन की, रोस्टिंग की करेंगे हम सल्फाइड्स की, एंड कैल्सिनेशन किसकी? कार्बोनेट्स की, टू फॉर्म ऑक्साइड। उसके बाद रिडक्शन करेंगे यूजिंग कार्बन, और उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ZnO प्लस कार्बन इक्वल्स टू में आया Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारी हो गई। अब देखो, डिस्क्राइब थर्माइट रिएक्शन विद इक्वेशन एंड इट्स यूज। थर्माइट रिएक्शन क्या होगी? जिसमें हम ले रहे हैं Fe2O3 सॉरी, आयरन ऑक्साइड और 2Al। इसमें क्या बन रहा है हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और आयरन और हीट अलग से बन रहे हैं, इसे हम थर्माइट रिएक्शन बोल रहे हैं। ये इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि जब हमें वेल्डिंग वगैरह करनी होती है रेलवे ट्रैक्स को या बहुत हैवी मशीन्स में, तो हम यही रिएक्ट कर रहे हैं, यही हम
यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ यहाँ पर हो रही है, ये रिएक्शन जिसे हम थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट में इसमें हीट निकलती है, बहुत गर्माहट निकलती है, जिससे ये वेल्डिंग ईजिली हो जाती है क्योंकि गर्मी से वो पिघलेगा एंड उसके बाद हम उसको ईजिली वेल्ड करके साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को कैसे करोगे ये तुम खुद से लिखना, ठीक है, ओके, ये लिखना, या फिर अभी मैं लिखवा देती हूँ, मैं अभी लिखवा ही दूंगी खुद से। चलो होमवर्क करके आना ये वाला, और अगर इसके आंसर तुम मुझे आंसर इन कमेंट्स देना, ये इसका आंसर ढूंढो, आंसर इन कमेंट सेक्शन, इसका तुम आंसर एनसीईआरटी में से ढूंढो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी का आंसर दूंगी, मुझे कमेंट्स में बता के जाना, ओके। अब देखो कोरोजन और मेथड क्या है, कोरोजन है क्या, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल है बाय एयर और मॉइस्चर, हमने पढ़ा है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन होगी, गैल्वेनाइजेशन कैसे होती है, कोटिंग ऑफ जिंक, पेंटिंग, एलॉइंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इन सबसे होते हैं। Here we are done with this chapter and this chapter seems very easy at least for me, और आई गेस ये तुम सबके लिए भी बहुत ही आसान मैंने बना दिया है जितना मैं कर पाई हूँ। बाकी टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू जॉइन मी एंड मिलते हैं हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ डे 2 कंप्लीट एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग इट एंड कॉमेंटिंग #day2, ठीक है। सो या बाय।